अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर मतीन और आप देख रहे हैं मुकाबिल। आज खबरों की सारा दिन इतनी भरमार रही कि वन ऑफ दोज डेज जबकि जर्नलिस्ट परेशान हो जाते हैं, हैरान से ज़्यादा कि खबरें इतनी ज़्यादा कवर करना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो बाज़गश्त जिस खबर की रही वो नवाज शरीफ साहब की मुमकिना वापसी है। आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या होगा। फिर आज सलमान शहबाज ने अदालत के अंदर के बाद एक बड़ी धुआंधार तकरीर की जिससे कि लोगों को ये लग रहा है कि उनकी आज पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो गई है। मरीम के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे को, छोटे बेटे को भी लॉन्च कर दिया है। अदालतों में बहुत अहम मुकदमात चल रहे हैं। नैब का तरामीम का मुकदमा चल रहा है जिसके अंदर फ़ौज को नैब के दायरा इख्तियार लाने के मुतल्लिक भी बातचीत हुई। उसके बाद केपी असम्बली ने भी अपनी तरामीम जो है कानून के अंदर करके, जिसकी कि रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट है कि इनको ही वो भी वही केस बन जाता है कि बेनिफिशरी खुद ही होंगे। उसके बाद कोई इमरान खान पे कोई आधी दर्जन के करीब जो मुकदमात हैं उनकी पेशियाँ रहीं। और कराची में सोशल वर्कर परवीन रहमान, उनकी हलाकत हुई गई थी और उसके बाद उसके मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया था। अब उनकी बहन जो कि रंगी पायलट प्रोजेक्ट की उनके बाद जो है सरबराह बनी, अकीला इस्माइल, उनकी जान को ख़तरा है। इसकी बड़ी खौफनाक तफसीलात आपको बताएंगे। और लास्टली कि बीएनपी और जेयूआई ने, गवर्नमेंट के इत्तेहादियों ने कैबिनेट से बायकॉट किया है कि वो रिको डिक के जो मुआहिदा है वो उसके अंदर पार्टी नहीं बनना चाहते, उनको शामिल मशवरा नहीं किया गया। मगर आज की जो असल हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है कि मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने 92 चैनल एज प्रेसिडेंट ज्वाइन कर लिया है। वेलकम बोर्ड मालिक साहब। मालिक साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। ये बताते हुए मेरा ख्याल एक सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है कि ये मल्टीपल चैनल्स में रहे हैं, अखबारात में रहे हैं। उसके बाद ये अभी हाल ही में ये प्रेसिडेंट थे इससे पहले हम टेलीविज़न के, और वहाँ इन्होंने बहुत, इनका क्रेडिट है कि इन्होंने उस चैनल को टर्न अराउंड कर दिया। अब ये यहाँ पे आए हैं, हमारी वही उम्मीदें इनसे यहाँ भी हैं कि 92 को भी ये उस तरह ही टर्न अराउंड करेंगे। मगर अदर देन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, ये पीर से जुमेरात तक 8 बजे अपना रेगुलर टेलीविज़न शो भी करेंगे, उसको मिस ना कीजिएगा। मालिक साहब, मुझे लगता है कि मुझे और आपको गलबन 35-37 साल हो गए इकट्ठे काम करते, और मुझे कई दफ़ा शक पड़ता है कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं कि नेशन में हमने स्टार्ट लिया तो आप मैंने एक सौ सोचा था, मैं क्या आप मुझे अपने प्रोग्राम में मुफ्त बुला लेते हैं तो मैं फिर चैनल से पैसे ले लिया कमाना शुरू करूं ताकि मैं मुफ्त तो ना करूं ना प्रोग्राम आपके। नेशन में मैंने ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं न्यूज़ में आया तो आपने न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। जाके आप जाके इतनी तबाही मचाते हैं, मुझे बुलाते हैं कि आगे ठीक करो। उसके बाद डॉन मैंने ज्वाइन किया, आपने डॉन ज्वाइन किया। उसके बाद न्यूज़ ज्वाइन किया, आपने न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने 92 ज्वाइन किया, आज से 7-8 साल पहले आपने 92 ज्वाइन कर लिया। मैंने अब दोबारा 92 ज्वाइन किया है, 92 ज्वाइन किया है, तो मुझे शुड आई बी वरीड? Maybe you need to sort out your life and do things the right way. नहीं मालिक, ये तो लाइटर बात हो गई, मगर ये ज़रूर है कि आपसे हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। ये सेकंड टाइम ये आपकी होम कमिंग है कि आप पहले भी यहाँ करते हैं, आप वापस आ गए हैं, तो आप कैसे अपना वापस आने को देख रहे हैं? हाउ डू यू फील? आई फील वेरी कंफर्टेबल, सीधी सी बात है, बहुत कंफर्टेबल हूँ। और जब मैं छोड़ के भी गया था, आपको याद है आमिर, तो मेरा हर साल फ्लर्टेशन चलता था और सो आई थिंक दैट हैज़ नाउ बिकम अ सॉलिड रिलेशनशिप। आई एन्जॉयड 4 साल, मैंने बड़ा मज़ा आया। हमें भी वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर इज़ नो रीज़न कि इंशाल्लाह यहाँ ना हो। और स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग, हर चैनल ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो हर एक में एक फेज़ आता है इंशाल्लाह। बात असल चीज़ है क्रेडिबिलिटी की। मेरा ख्याल है किसी भी वक्त सिर्फ रेटिंग नहीं देखनी चाहिए, चैनल को जज करते हुए क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। हमारे कुछ यहाँ इतने बड़े चैनल्स हैं जो बहुत बड़े हैं, वो एक कैंप में है, एक कैंप में है, तीसरा भी एक है, वो भी एक और कैंप में है। तो
अगर वो क्राइटेरियन है तो मैं तो उसमें बिलीव नहीं करता। असल बात तो यह है कि आपका इम्पैक्ट क्या है, और असल सबसे बड़ी बात, क्या आप वाकई अनबायस्ड जर्नलिज्म कर रहे हैं, या आप एक्टिविस्ट बने हुए हैं किसी भी पॉलिटिकल साइड के लिए। यहाँ बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ मालकान भी बने हुए हैं, चैनल भी बने हुए हैं, एक साइड का तलवार उठाई हुई, दूसरे ने दूसरी की उठाई हुई है। सो आई थिंक सीरियस जर्नलिज्म की ज़रूरत है, बैलेंस जर्नलिज्म की ज़रूरत है, और वो अब इंक्रीजिंगली मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि वो अगर आप एक साइड की बात करें तो आप लिफाफा हैं, आप दूसरी साइड की बात करें तो आप यूथियाँ हैं, आप तीसरी साइड की बात करें तो कहते बेवकूफ़ है, पता ही नहीं किहड़े पासे लगना है। सो आई थिंक अनबायस्ड जर्नलिज्म इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, तो इंशाल्लाह करेंगे। मालिक, मुझे इसलिए भी खुशी है आपके यहाँ भी आने की, और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ द चैनल जो आपने ज्वाइन किया है, एक तो ख्याल कीजिएगा कि मेरे बॉस बन गए आप, तो ये 35 साल रफ़ाकत की वजह से ज़रा थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। वैसे 35 साल से दोस्ती टूटी नहीं, इसी तरह टूटेगी ना, इसी तरह अलग जाएंगे। मगर ऑन अ सीरियस नोट कि ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस ले रहे हैं, सिर्फ ले नहीं रहे हैं, उस राइट को एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत इशू हो गया है कि जर्नलिज्म में हमारी जो एक तकद्दुस होता था एडिटर के ओहदे का, या प्रेसिडेंट ओहदा लगा लें, या डायरेक्टर न्यूज़ है कहीं बैठे हुए, मगर मालकान की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और वही डिक्टेट करते हैं, वही एंकर्स का एजेंडा भी तय करते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सवालात उठते हैं। हमारे साफ़ी भाई वो कई दफ़ा शिकायत तो बड़ी इस बात की करते हैं, मगर ये मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में कि हर इंडिविजुअल का अपना ही होता है। आप उनको अलाउ करते हैं, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसी वजह से आया जाता है। तो आपको जानते हुए कि आप किस तरह की हम रिवाइवल इसका करना चाह रहे हैं, तो आप इसको सूरत हाल को मीडिया के भी विचारों ऊपर अपने आप विचार ज़रा हमें मिल के खेलना है ना। आई थिंक अगर आपने कोई काम भी लेना है तो आपको ओनर्स की सपोर्ट चाहिए। ये फ़ैसला तो आपका मेरा वर्किंग जर्नलिस्ट का है कि हमने किसी एजेंडा का हिस्सा बनने के नहीं बनना। कहना आसान है, ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स अ जॉब, हर किसी की जिम्मेदारी है, घर चलाना सब कुछ है, लेकिन एक हद से आगे अगर आप एजेंडा फॉलो करेंगे किसी का भी, तो फिर मेरा ख्याल है इल्ज़ाम आप पे लगना चाहिए। एक्सप्लॉयट बहुत जगह होते हैं लोग, लेकिन एक्सप्लॉयट होने की भी हद है। मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज़ या प्रैग्मेटिक बैलेंसिंग को और कॉम्प्रोमाइज़ में बड़ा फ़र्क है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मुश्किल काम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप एजेंडा पुश नहीं कर रहे तो काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। आजकल असल में माहौल इतना पॉइजन टॉक्सिक हो गया है और इतनी डिविजन्स शार्प हो गई हैं कि मैं देखता हूँ कि अगर आप बैलेंस बात कर रहे हो ना तो लोगों को शायद पसंद भी नहीं आती। वो कहते ठंडी ठंडी गल कर रहे हैं, वो रेटिंग आती है, बहुत एक्सट्रीम पोजीशन ले लें वन वे और अनदर, तो आप सडनली बड़े ज़्यादा देखे जाते हैं। आई थिंक आपकी भी सारी ज़िंदगी प्रिंट में गुजरी है, मेरी भी सारी ज़िंदगी प्रिंट में गुजरी है। वी हैव बीन लकी, हमने बहुत बड़े बड़े नामों के साथ काम किया हुआ है, जेन्युइनली, जिनके बड़े शैडोज़ भी थे, बहुत बड़े लोग थे जिनसे हमने सीखा। सो आई थिंक हमारे में अभी तक थोड़ा सा जेनेटिक फ्लॉ है, हम ख़बर की इज़्ज़त भी करते हैं, ख़बर को सीरियसली भी लेते हैं, और इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट रियली। आई थिंक हमारी यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है। अगर मुझे ये लगता है कि हमारा एनवायरनमेंट किसी और किस्म का, तो मैं क्यों आता वापस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पता है यहाँ का ना एक बेसिक किबला दुरुस्त है, एक डायरेक्शन है। मैं बिल्कुल मानता हूँ पास्ट थोड़ा सा राइट ऑफ द सेंटर रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में भी हम अपने प्रोग्राम्स करते थे। मैनेजमेंट हैड ए डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑन सर्टन इश्यूज़। आपका मेरा हम सबका बड़ा व्यू पॉइंट 90 डिग्रीज भी होता था, बल्कि 180 डिग्रीज पे भी था। वी डिड दोस। तो मेरा भी ख्याल, आई थिंक एज लॉन्ग एजेंडा कोई भी ना पुश कर रहा हो तो फिर सबका कॉमन एजेंडा हो जाता है प्रॉपर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का। इट्स डूएबल, आप ये कह रहे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। मैं ज़रा अब थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, हालांकि आपका ये एक इनॉग्रल प्रोग्राम था, इसमें हमने ये किया, बना दिया आपने प्रोग्राम तो नॉर्मल आपका था प्रोग्राम। मैंने क्या फ़ायदा उठाया जाए अपने प्रोग्राम का भी आपकी प्रेजेंस में, मगर मैं मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहता हूँ सियासत पे आपकी चीज़ें लाने की। कि अभी आज की सबसे बड़ी खबर तो यही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी, कंफर्म किया कि जी वो बिल्कुल आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कदगने जो लीगल इसके रास्ते में हायल हैं उनके ऊपर गौर कर रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आम तासुर ये था मेरे जैसे लोगों का भी कि मियाँ साहब एक दिन की भी जेल वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो नून लीग के लोगों की सुने तो वो इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि जिस तरह सलमान शहबाज या सागडार आए और वो उनको बेल मिल गई। इनका केस आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके ख्याल में डिफरेंट नहीं है कि ये हाई कोर्ट में है और ये मफरूर है, तो इनको कुछ दिन लग सकते हैं? नहीं, बात तो यह है कि बेल तो इनको मिल सकती है ना, आएंगे एज ए मफरूर आएंगे तो ही हैज़ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ टू द कोर्ट। लेकिन दो चीज़ें मैं ऐड कर दूं आपसे। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी आज इनके बहुत रेलिवेंट बंदों से कुछ मुलाकात हुई, तो उन्होंने दो बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मियाँ साहब जनवरी के एंड में आ सकते, शुरू में नहीं, जनवरी के एंड में आ सकते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, उन्होंने कहा हमें ये ज़्यादा नहीं है कि मियाँ साहब का बैन जो था ख़त्म है होता है कि नहीं होता, कि वो रिवाइव होते नहीं होते। हमारी प्रायोरिटी है कि इमरान खान भी फारिग हों, ये डिस्क्वालीफाई हों, और अगर मियाँ साहब भी डिस्क्वालीफाई रहते हैं, इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई रहते हैं, वी आर हैप्पी विद इट एज लॉन्ग इमरान खान डिस्क्वालीफाई हों। लेकिन वो एक स्टेप आगे जा रहे हैं। डिस्क्वालीफाई का तो उनका ख्याल है कि टेरियन बेटी वाले केस में शायद इन पे 62-63 हो जाए। दे आर लुकिंग, बड़े हद तक कन्विंस नज़र आते हैं कि जो तोशा खाना के अंदर चीज़ें हैं, और शायद वो दे क्लेम कि एक दो और चीज़ें भी हम इंफॉर्मेशन आ रही है और ये और वो, उसमें अरेस्ट हो सकते हैं या उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट का कोई ड्रामा बन सकता है। वल्लाह आलम के किस बेसिस पे कह रहे हैं, बिकॉज मैंने ऐसी एविडेंस कोई नहीं देखी, बट मुझे मुश्किल लगता है। बट दे आर काउंटिंग ऑन इट कि जी हमने अंदर ज़रूर करना है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार अगर आप अंदर करेंगे तो बड़ा पॉपुलैरिटी में और स्पाइक आएगा, एकदम रिएक्शन होगा, पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा हाँ जी, मैक्सिमम क्या होगा, एक उबाल आएगा और आ जाए उबाल। इलेक्शन तो हमने करना ही नहीं है अक्टूबर से पहले, दुनिया उल्टी सीधी हो जाए। और अगर इन्होंने इलेक्शन के ऊपर हमारे पे किसी ने दबाव डाला तो हम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा अगर दबाव ना डाला, अगर ज़मीर जाग गया बाप पार्टी का और MQM का, फिर क्या होगा? उनका जी फिर होगा तो देखी जाएगी। उसका बात का जवाब नहीं था उनके पास कि अगर ज़मीर जाग गया, बिकॉज बात हो रही थी नई इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे। तो उन्होंने कहा कि जी नई इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेगी किसी को भी, और वो भी अभी साइड पे बैठे हुए हैं, बहुत रगड़ा उन्होंने खाया है। तो मैं कहा फिर भी ये लॉक जैम भी तो नहीं चल सकता ना कि आप अपनी जगह अड़े हुए हैं, वो अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। यू हैव टू गिव हिम समथिंग खान साहब को। और इकॉनमी के ऊपर बड़े सीरियस इश्यूज हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ गलत हैं, लेकिन ये अनसर्टेनिटी तो नहीं चल सकती। तो इस बात का जवाब नहीं था उनके पास कि अगर गवर्नमेंट गिरा दी गई तो क्या होगा, फिर तो इलेक्शन फोर्स हो जाएंगे। लेकिन कोई ढील में नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो मियाँ साहब के रिवाइवल से ज़्यादा वो डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान की देख रहे हैं और चाह रहे हैं। और एक जुमला आपने कहा, मैंने इसलिए लिख लिया, आपने कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने अपने साहबजादे को लॉन्च कर दिया मरियम के। मैं ये पूछने वाला था, आपकी अंडरस्टैंडिंग शरीफ ब्रदर्स की मेरे से बहुत ज़्यादा है। वो अगेंस्ट नहीं किया, ये उसी मॉडल पे जा रहे हैं कि मरियम की जो है ख्वाहिश है, जो मरियम की आंखें हैं वो इस्लामाबाद पे हैं। और हमजा ने उनके ख्याल में डिलीवर नहीं किया। नहीं, उनका ख्याल ये है रिप्लेसमेंट ऑफ हमजा, रिप्लेसमेंट नहीं है, ऑगमेंटेशन समझ लें। मेरा ख्याल है कि वन मोर पर्सन फ्रॉम द फैमिली। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ये सोच चल रही है कि देखिए हमजा की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा शबाशी वाली पर्सनैलिटी है। वो ऑर्गेनाइजर बड़े अच्छे हैं, काम करने पड़ते हैं। उनकी तकरीर बड़ी सियासी सी तकरीर फ्लेयर नहीं है, वो सिर्फ अपने केस के मुतालिक बात नहीं की, उन्होंने इमरान खान के मुतालिक बात नहीं की। हमजा में वो फ्लेयर नहीं है जो शबाशी साहब में भी वो फ्लेयर नहीं है जो वो होता है ना, जो इमरान में है, जो मरियम में है, जो नवाज शरीफ में भी है। ही लाइक्स टू डू दैट। वो सलमान में है, सलमान में ये भी है, मगर सलमान के स्केलेटन जो मेरा ख्याल अपने भाई और वालिद से भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बिजनेस ये रन करते रहे हैं। और वो टीटी केस भी है, फिर रमज़ान शुगर केस भी है, सारा कुछ है। इस मुल्क में अगर सरे पैलेस का स्केलेटन दब गया, एवन फील्ड दब गया, इसके अंदर एक एजम्पशन तो बहुत बड़ी ये है ना कि अगर नून लीग पावर में आती है तो तब ये सारे सिनारियो बनते हैं जो आप कह रहे हैं। मगर मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि ये जो असम्बलियों की तहलील है,
नवाज शरीफ की वापसी का इससे भी कोई ताल्लुक है थोड़ा सा? नहीं, उनका ख्याल ये है कि अगर उन्होंने वेट डालना है उनको जब मैं एक्चुअली बातें चल रही थी, बड़ी हेवायर बातें थी, कभी यहाँ कभी हम बटिंडा डिस्कस कर रहे थे, कभी शेखुपुरा, कभी दिल्ली, सो वी वर गोइंग ऑल ओवर द प्लेस। तो मैं कुछ बातें बीच में से निकाल रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फीलिंग हो गई है कि जी बहुत ज़्यादा देर खान साहब को वन मैन रेस बनी हुई है। तो खान साहब तो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं अप्रैल से, इनके जवाब में है ही नहीं उस वज़न का कोई बंदा। और वहाँ पे फीलिंग ये है कि अगर कुछ भी नहीं होना तो सिंपली अगर पब्लिक में बातचीत भी होनी है और पब्लिक में रैली भी जानी है, जलसे जुलूस भी करने हैं, इलेक्शन भले अक्टूबर में हो, हमें मोमेंटम बिल्डअप करना है। और मोमेंटम में नोवेल्टी फैक्टर नवाज शरीफ का है। मरियम भी एक्सपोज हो गई हैं, लिया पूरा कैंपेन लड़ी सब कुछ, तो नया फैक्टर तो इनके पास है ना, दैट विल ब्रिंग अ फ्रेश थिंग फॉर देयर पार्टी वर्कर्स। और इनका तो वो उस एंगल से भी देख रहे हैं, नॉट नेसेसरली कि उनके आने का मतलब होगा कि जी 3 महीने बाद इलेक्शन हो रहे हैं। बिकॉज आई स्पेसिफिकली आस्क्ड दिस, मैं कहा कि जनवरी की मैं बात सुन रहा हूँ, तो मैं तो जनवरी के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का सुन रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने करेक्ट किया नहीं, अभी तक जो प्लान है जनवरी का एंड है, यानी कि लास्ट वीक। दूसरा उन्होंने कहा कि इनका आने का मतलब ये बड़ा ही गलत होगा, अब ये ना लीजिएगा कि आ रहे हैं तो इसका मतलब हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा अगर आ जाएंगे तो हमें भी 5-6 महीने की इलेक्शन कैंपेन चाहिए, जिस तरह इमरान करते रहे। सो दैट इज़ प्राइमरी रीज़न फॉर हिम कमिंग। दूसरा फिर मेरा ख्याल ये भी होता है अपना आमिर, कि अगर नवाज शरीफ यहाँ होंगे तो जो कई ऑफ द रिकॉर्ड बिहाइंड द सीन मीटिंग्स होती हैं, हर भी लंदन जाके मीटिंग्स नहीं होती। अगर बंदा पाकिस्तान में हो तो काले शीशों वाली गाड़ी आराम से चली जाती है, आधे घंटे में भी मीटिंग हो जाती है, 1 घंटे के नोटिस में भी मीटिंग हो जाती है। सो मेरा ख्याल है कि अब वो भी चाहते हैं कि टोटल पावर गेम्स जो सी हैं वो मियाँ साहब खुद आके करें और शहबाज साहब गवर्नमेंट चलाएं और लगे रहें, लेकिन अब जो सी पॉलिटिक्स है वो डायरेक्टली आके नवाज शरीफ उसको लीड करें। हमारे सेगमेंट में, अगले सेगमेंट में हमने वकील साहब बुलाए हुए, उनसे ये लीगल इसकी साइड देखेंगे। इमरान खान की ये बहस चलती रही है काफ़ी हफ्तों से, अब तो चल रही है कि ये तहलील करेंगे नहीं करेंगे, बैक एंड फोर्थ चेंज होता रहा है। आज उनका बड़ा ये चलते सोर्सेस के हवाले से था कि साहिवाल के और बाकी इलाकों के कुछ जो MP MNA उनको मिलने आए, उस मीटिंग के हवाले से ये खबरें चल रही थी कि उसमें बड़ा वेहमेंटली उन्होंने कहा है कि 20 दिसंबर को हम बिल्कुल तहलील कर रहे हैं और फिर ज़िलाई को कन्वे कर दिया नहीं, जो बयान चल रहा है जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि 20 दिसंबर को तहलील करने की तारीख का ऐलान करेंगे। सो इट डजंट मीन कि 20th को तहलील होगी, 20th को वो डेट देंगे। 4 जनवरी से तो पहले है, क्योंकि अगर रमज़ान आ जाता है इट हैज़ टू बी, ना वो मार्च से पहले करना चाह रहे हैं अगर होगा। लेकिन हमें इतना सिंपल नहीं है, मेरी इनके लोगों से जब बात होती है तो वो 2 दिन पहले इनके ये सफ़े अव्वल का लीडर ही कहेंगे ना, जो करीबी 2-3 है, जिनमें से कुछ को फैसल वावडा साहब कहते हैं 3 सांप हैं, लेट्स से फैसल वावडा के 3 सांपों में से एक सांप से बात हुई तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा यार वो परेज लाई ने बड़ा ज़बरदस्त पता फेंका। मैं जी क्या फेंका उन्होंने? कहते हैं उन्होंने खान साहब को कहा कि जी बाकी तो आप सोचे देख, सब बाकी अपनी जगह है कि वो डेवलपमेंट फंड्स हैं, स्कीम्स हैं, वो सब अपनी जगह वो होगा, लेकिन आप इस चीज़ का बात को ज़रूर सोच लें कि गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया हुआ आपको किसी भी तरह अरेस्ट करने का, और इसलिए वो, और अगर वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट्स बन गई पंजाब में और KP में, फैसला इस्लामाबाद पहले ही उनके पास है, आप ये बताएं कि आपको प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगी? अब खान साहब डजंट वांट टू गेट अरेस्टेड नथिंग लाइक दैट। वो उनका ख्याल है कि ये विनिंग आर्गूमेंट ये है अभी तक खान साहब के साथ कि वाकई अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं बचाती या कोई चीज़ नहीं करती, और जिस मूड में अब ये गवर्नमेंट चली गई है, इनके तो वो पोकर वाला ना ऑल इन किया हुआ है, इस गवर्नमेंट तो ऑल इन की हुई, ऑल बेट्स है इनके पास, तो हर हाथ पे जाएंगे बेटर, वो तो आई कैन ओनली गेट बेटर। सो उन्होंने हर हाथ पे जाना है, और ये खान साहब को ही पता है। उनको आई थिंक ये आर्गूमेंट मानता कोई नहीं है, बात कोई नहीं करता, लेकिन ये आर्गूमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि फिजिकल जो उनकी सेफ्टी है अगेंस्ट अरेस्ट और वट एवर, वो तो देखे ना, अभी भी खान साहब की जब गोली हुई, खान साहब लाहौर बैठे हुए। पहले जब एक बारी ड्रामा शुरू हुआ था इनका कि जी हम रेड करेंगे बनी गाला, ही वेंट टू पेशावर, तो 2 सेफ हेवंस तो हैं। इंटरिम गवर्नमेंट आपको पता है, मुझे पता है, इंटरिम गवर्नमेंट तो लगाएगा इलेक्शन कमीशन, इनके बंदे पे उसने नहीं मानना, उनके बंदे पे इन्होंने नहीं मानना, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें पता है किसके बंदा मानना है।
वो खासा का बंदा तो नहीं लगाएंगे इंटरिम। नहीं, मैं जो आपसे सवाल कर रहा था कि इमरान मियां साहब की जो वापसी है तहलील होने से असम्बलियों के जुड़ी हुई तो नहीं है वो, मैं इसलिए पूछ रहा था वो मैं कि अगर यहाँ पे इस वक्त मियां साहब सब कहते हैं कि जी वो उनकी जो इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट है वो एक दिन भी जेल नहीं रहना, एक दिन के लिए भी नहीं रहना चाहेंगे, और ये काफ़ी इम्कान है जो भी कदम हैं कि उनको शुरू में एक दफ़ा अपने आप को सरेंडर करना है। रातों रात उनका केस वो नहीं है कि वो बेल पहले हो सके या उस दिन हो सके, उनको सरेंडर करना है। कर दें तो उसके बाद फिर क्या अभी वकील साहब आएंगे पूछेंगे क्या कोर्ट उनकी हेल्थ की बेसिस पे उनके घर को नहीं सब जेल करार दे सकती? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट करे तो वो फिर वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि आउट ऑफ द वे जाके अदालतों का ये वाला होगा कि उनको सब जेल करार देना, क्योंकि अदालतों के आगे ही इल्जाम है कि अदालतों ने उनको जाने दिया, अदालत के वो मफरूर हैं और वायलेट किया उन्होंने। आसान नहीं होगा। बड़े लोगों को आउट ऑफ द वे ही फैसले होते हैं। अदालतें हफ्ते को भी सुप्रीम कोर्ट खुली है, संडे को भी खुली है, रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोल दिए थे ना अप्रैल में। मैं जसारत नहीं कर सकता इस तरह। मैं कहता हूँ फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है। कब ये बड़े तो देखिए जंगल का बादशाह है, आउट लगता है कि इस तरह की मामला काफी चल रहे हैं। कोर्ट जंगल के बादशाह है, वो उनका प्रेरोगेटिव है, व्हाटएवर दे से इज लॉ, वो डिसाइड कर लेंगे हाँ ठीक है जी कर दें। तहरीर होने से ये है ना कि केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाती है, और जो ये मौजूदा गवर्नमेंट, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान के लिए भी प्रॉब्लम है कि वो सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाते हैं, तो तहलील होने के बाद केयरटेकर गवर्नमेंट से मियां साहब को बेहतर रिलीफ भी मिल जाता है। और उनको फ्रेंडली गवर्नमेंट ही मिलेगी। इमरान खान को फ्रेंडली गवर्नमेंट ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि वो उनकी वो रिलाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस पे कि इमरान खान को किसी तरीके से जेल कर दी जाए। उसके अंदर जाहिर है दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये जिस तरह आपने कहा कि ये क्वेश्चन आएगा कि और पॉपुलर भी हो सकते हैं, और वो दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की भी एक सिचुएशन हो सकती है। मगर एक ये भी है पॉसिबिलिटी कि वो जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि उनकी मिथ तोड़ी जाए, ग्रैंडर। और दूसरे जितने बड़े लोग हैं जो फेंस सिटर्स भी होते हैं, बड़े लोग हैं जो फसली बटेरे भी होते हैं, जो इस वक्त भी जुड़े हुए हैं खान साहब के साथ कि जी हवा उनकी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं हवा उनकी चल रही है। लेकिन अगर उनको ये नज़र आया कि हवा थोड़ी सी उतनी आंधी से अब ये आ गई है एक ब्रीज के ऊपर, तो उनके भी तो दिल में वसवसे पैदा होते हैं ना। सो आई थिंक लाइक वी सेड, आपने वो जुमला बोला था ना कि यार दे हैव नथिंग टू लूज, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू लूज, जो मर्जी कर लें इस वक्त। बिल्कुल मालिक, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे मुकदमात पे कि जिस तरह इमरान मालिक साहब ने अभी कहा कि इमरान खान का या जेल जाएंगे कि नहीं, उनके मुकदमात की क्या सूरत हाल है, और नून लीग के ऊपर भी जो तलवार लटक रही है मुकदमात की, ख़ास तौर पे नायब की तरामीम के हवाले से, उसका क्या हाल होगा, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है अबू ज़र सलमान। ये बड़े नामवर वकील हैं, यंग हैं, मगर इनका ऑलरेडी बड़ा नाम बना लिया है इन्होंने। तो इनसे अबू ज़र अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी अबू ज़र, मैं क्विकली जो है ना क्विकली लिस्ट पढ़ देता हूँ जो कि मुकदमात इस वक्त इमरान खान साहब को दरपेश है। वैसे तो शायद दर्जन के करीब हैं, मगर जो बड़े केसेस हैं उसमें फॉरेन फंडिंग केस है, उसके बाद फिर अमरीकी साजिश से मुतल्लिक जो ऑडियो लीक का केस है FIA के पास, फिर मस्जिद नबवी में वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे, उसके बाद आज़ादी मार्च के दौरान अदालती अहकाम को नज़रअंदाज करने पर तौहीन अदालत का मुकदमा, फिर इंतखाबी अखराजात जमा ना कराने का मुकदमा, और इलेक्शन कमीशन की तौहीन भी है। मगर मैं मोहम्मद मालिक साहब ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि हम बहुत इंटरेस्टेड हैं कि तोशाखाना ख़ास तौर पे केस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, उसका वर्स्ट केस सिनारियो क्या देखते हैं, फिर बाद में ज़रा ब्रीफली हमें बाकी मुकदमा का भी बताइएगा। देखें अभी एज इट इज़ अगर रहती हैं सारी चीज़ें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना की जो जजमेंट थी ECP की जो चैलेंज हुई है, अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेटिसाइड नहीं करता तो क्या हो सकता है। अगर वो सेटिसाइड नहीं करता तो
एक तो जो नीचे ट्रायल चलना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, जो करप्ट प्रैक्टिसेस की क्रिमिनल कंप्लेंट की थी इलेक्शन कमीशन में, अगर उसमें सज़ा हो जाती है कल को खान साहब को, तो दैट विल लीड टू, अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो फिर वो 63(1) एज के नीचे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। वो फिर आपको रिलीज़ के 5 साल तक, रिलीज़ होने के सज़ा काटने के बाद 5 साल तक आप डिसक्वालीफाइड रहते हैं फ्रॉम बिकमिंग मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। ये एक बार आ जाती है। अब जहां तक इलेक्शन कमीशन का जो वो फैसला है, उसमें क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेटिसाइड करेगा या नहीं करेगा, ये देखिए कोर्ट ने डिसाइड करना। लेकिन मेरी नज़र में उस फैसले में काफ़ी सुखम है, काफ़ी गलतियां हैं, लीग नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक तो वो इलेक्शन एक्ट में जो सेक्शन 137 के नीचे 120 दिन का बार था, उसको नज़र में नहीं रखा और फैसला दिया है, उसको क्रॉस किया जुरिस्डिक्शन को, प्लस 63(1)P के नीचे डिस्क्वालीफाई किया है। वो 1P के नीचे डिस्क्वालीफिकेशन का केस था भी नहीं, अगर करना भी था तो 62(1)F के नीचे जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते, फिर वो क्वेश्चन आता कि क्या ये कोर्ट है कि नहीं, क्योंकि कोर्ट ही कर सकता था वो फिर एक और डिबेट स्टार्ट होती। लेकिन फिलहाल 63(1)P के नीचे किया है, जो अप्लाई ही नहीं के अंडर जो है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि हाई कोर्ट का तो फैसला आ गया कि वो 1 ऑफ है, एक दफा नहीं आमिर भाई, वो फैसला नहीं आया, ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की कि ये तो जी 1 टाइम एप्लीकेबल है, दैट मींस कि खान साहब कैन कंटेस्ट द नेक्स्ट इलेक्शन। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी और बिल्कुल ठीक दी थी। इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन यही बनती है कि इट वाज जस्ट डी सीटिंग, नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन, जो इलेक्शन कमीशन ने की थी। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो उसका ऑफ शूट निकला था, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुई थी नीचे सेशन कोर्ट में जो गई हुई है, अगर उस पर सजा हो जाती है तो वो फिर 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन आएगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज। तो इस वजह से बड़ा जरूरी है पीटीआई के लिए कि वो जो फैसला है ईसीपी का तोशाखाना में, उसको वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो जीतें केस, उसको जितना जल्दी हो उसको डिसाइड करवाएं, क्योंकि उसमें उनको स्टे नहीं मिला हुआ। तो अदालत का उसमें मूड है कि हम इसमें फाइनल जजमेंट देंगे, हम इसमें स्टे वाली एप्लीकेशन पे फैसला नहीं दे रहे। तो वो अब उनका लगा हुआ मेरे ख्याल से केस अभी 2-3 दिन बाद। जी ये तो एक सवाल मेरा ये है, इसका मतलब जो इस्लामाबाद में अपील है वो फैक्ट्स ऑफ केस पे नहीं है, वो पॉइंट्स ऑफ लॉ पे है, प्रोसीजर को चैलेंज किया हुआ है कि प्रोसीजर गलत अडॉप्ट किया है इलेक्शन कमीशन में। इज दैट करेक्ट? एक तो प्रोसीजर गलत अडॉप्ट किया है, प्लस मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ है मालिक साहब कि 63(1)P के ऊपर जो रिलाई करके डिस्क्वालीफाई किया है और 137 को आपने रीड किया है इलेक्शन एक्ट को, दैट इज रॉन्ग। वो आपने गलत रीडिंग की है उसकी। ये एक पूरा तो केस गवर्नमेंट के लोगों को अबू सर ये बताएं, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के लोगों से, डिसीजन मेकर से, वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक पुरुमीद नजर आते हैं कि जी तोशाखाना में हम सजा दिलवा देंगे। तो ये जो आज मैं अली जफर को भी सुन रहा था उनकी ब्रीफिंग कोर्ट के बाहर, उन्होंने कहा कि ये एक तरफ सेशन में भेजा है, दूसरा खुद ही फैसला भी कर दिया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो थी एनोमलीज पॉइंट आउट की। तो इनका ऑप्टिमिज्म किस चीज़ पे बेस्ड है? ये क्यों पुरुमीद है कि जी तोशाखाना में, एक उन्होंने टेरियन की बात की कि जी बेटी के केस में 62 वाला 63 आ जाएगा, वो तो मुझे ज़्यादा उसमें जान लगती थी। तोशाखाना में उनका कोई तो बेसिस ऑफ ऑप्टिमिज्म होगा। देखें, तोशाखाना का केस मालिक साहब सिर्फ मीडिया कंजम्पशन है, ये नैरेटिव बिल्डिंग है। यू कैन से कि उसमें बेचना तोहफा और लेना, शायद आप उसको इखलाकी तौर पे क्रिटिसाइज कर सकें, लेकिन अगर कानून में कोई वायलेशन आपने ढूंढनी है तो कोई इलीगल नहीं है, लीगैलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना उसमें कोई क्रिमिनल केस बनता है, ना डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी पावर्स से एक्सेस में एक्ट किया वो फैसला देते हुए, और अगर नीचे सेशन कोर्ट भी इसको चलाता है, दैट विल आल्सो बी इलीगल मेरी नज़र में। देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। इट कैन बी, यू कैन से मॉरल बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं, नहीं लेना चाहिए था, नहीं बेचनी चाहिए थी, खान साहब के स्टेचर के लीडर को ये चीज़ सूट नहीं करती। लेकिन अगर ये कहना कि इस बेसिस कोई डिस्क्वालिफिकेशन आती है, वो नहीं होगी। और जहां तक जो टीरियन वाला केस है, उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा मालिक साहब, क्योंकि आई हैव बीन एंगेज्ड एज अ काउंसिल बाय खान साहब इन दिस केस। आई हैव टू डिफेंड हिम इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट विद सलमान कम राजा साहब। वो इतना उसमें भी कुछ जान नहीं है, दैट वो पहले डिसाइड हो चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी कर चुकी है, तो वी विल डिफेंड दैट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उस पर इस वजह से मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती। आई एम द लॉयर, आप किसी और से इंडिपेंडेंट ओपिनियन उसमें ले लें, तो क्योंकि मेरा बाइस्ड ही होगा ओपिनियन मेरे ख्याल से उसमें। अबू सर, वो तोशाखाना के अंदर ये सवाल भी तो है कि वो
आया नाअहली का जो है तोशा खाना नहीं नाअहली के केस में नहीं, उसके इनकम्स डिक्लेरेशन का इशू जो बनाते हैं कि जी प्रॉफिट शो नहीं किए और तमाम अमाउंट शो नहीं किए, उसमें भी डिफरेंस है जो शो किए हैं, उसमें वो उसमें भी जा रहे हैं ना टेक्निकली। तो ये जो खास तौर पे इलेक्शन कमीशन की इख्तियार नाअहली के ऊपर और बाकी भी जो मेजर जो केसेस हैं उसके ऊपर ब्रीफली हमें एक आप अपना रन डाउन दे सकें। देखिए, मुझे सारे आमिर साहब याद नहीं, जितने याद है मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये जो मालिक साहब कह रहे हैं कि वो टैक्स डिक्लेरेशन में डिक्लेयर नहीं किया था उन्होंने, तोशा खाना वाला जो एक एलिगेशन आ रहा है, देखें उसकी बेसिस पे अगर टैक्स रिटर्न्स में आप कोई मिस कर देते हैं चीज़, तो उसकी बेसिस पे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन 62-63 के अंडर नहीं होती, क्योंकि वो एक टैक्स लायबिलिटी आपने नई तरह दी। अगर आप अपने नॉमिनेशन पेपर्स में कुछ गलत लगाते हैं या मिस डिक्लेरेशन करते हैं, देन 62(1)(f कम्स इनटू ऑपरेशन और आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। ये एक टैक्स अथॉरिटी और खान साहब का अपना इशू है आपस का, दैट कैन बी रिजॉल्व्ड। अब फिर रिवाइज तो वर्स्ट केस सिनेरियो, फिर आप ये कह रहे हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो तो मैक्सिमम उनका एक टैक्स अथॉरिटी के साथ इशू है ना, नथिंग मोर देन दैट। असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा डीसी, अगर उसको लगे इन्होंने कोई अंडर वैल्यू चीज की है या सही तरह डिक्लेयर नहीं की, वो असेसमेंट ऑर्डर फिर वो कमिश्नर अपील्स के पास जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये तो एक सिविल लायबिलिटी का इशू आ जाएगा, राइज हो जाएगा, अगर वो सच है बात कि उन्होंने टैक्स डिक्लेरेशन में कोई प्रॉब्लम है उनकी, तो नॉट इशू विद रिस्पेक्ट टू हिज इलेक्शन। जी जी, एक आमिर साहब और आप एक और केस, ये आज जी वो जी एक्सपेंसेस वाला नोटिस किया है इलेक्शन कमीशन ने, एक्सपेंस नहीं दिया आपने, ज़िमनी इलेक्शनों में नहीं शो कराए, तो दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। वो 134 है इलेक्शन एक्ट का, 136 है, दैट कैन बी रेक्टिफाइड अगर आप नहीं करते विद इन 30 डेज। अगर आपने नहीं की एक्सपेंस, तो वो रिटर्न्स फाइल नहीं की एक्सपेंस की, तो वो आप कर सकते हो, दैट कैन बी रेक्टिफाइड बाय द ईसीपी या द रिटर्निंग ऑफिसर, पहले उसके पास जाएगा, तो वो तो इतना कोई सीरियस इशू नहीं है। एक और केस है आमिर साहब, वो पार्टी हेड वाला, वो इलेक्शन कमीशन ने खुद भी सू मोटो चला लिया कि क्या खान साहब इस जजमेंट के आने के बाद तोशा खाना में पार्टी हेड रह सकते हैं, नहीं रह सकते, और वो लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रहा है, लार्जर बेंच में, सिमिलर इशू। वो तो फिर चलेगा सिर्फ एक जगह पे, या हाई कोर्ट में चलेगा या ईसीपी में चलेगा, दोनों एक टाइम पे दोनों जगह नहीं चल सकता। तो हाई कोर्ट इज हायर अथॉरिटी, वो जो हायरार्की में, तो मेरे ख्याल से वो फिर हाई कोर्ट में चलेगा, ईसीपी में एडजर्न हो जाएगा मैटर, और फिर वो खान साहब ने अगर डिफेंड करना अपने आप को, तो वो फिर जी साइफर साइफर के ऊपर भी क्विकली आप बता सकें। जी, साइफर का केस जी, वो तो लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए हैं एफआईए नोटिसेस, वो तो अभी स्टे ऑर्डर उसमें हो गया। आई डोंट थिंक दैट विल प्रोसीड इन एक्सपीडिशियस मैनर, वो तो आराम से चलता रहेगा, और उसमें इतनी कोई जान नहीं है। यू नीड टू प्रोड्यूस एन एविडेंस कि खान साहब ने इसको कहीं रिलीज किया है, उनका कोई गिल्टी माइंड था, गिल्टी एक्ट था, पूरा क्रिमिनल ट्रायल होगा, इस तरह नहीं कि आप एक नोटिस निकाल के। ये सिर्फ बयानी के केसेस हैं टोटल जितने भी इस वक्त चल रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर डिफेंड करना है सही, एक केस जो है ज़्यादा करने वाला, जो सीरियस लेने वाला है, वो ये पार्टी हेड वाला है, उसको खान साहब को उसमें मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी, और तोशा खाना में भी करनी पड़ेगी। लेकिन इशू ये है, इस वक्त फैसले जो हैं वो इलेक्शन कमीशन अगर कर रही है, वो कानून पे कम हो रहे हैं। मुझे तो कोई पॉलिसी नज़र आ रही है कि किसी पॉलिसी के तहत फैसले हो रहे हैं। मुझे वो मालिक साहब जो कह रहे थे अबू ज़र, ये तो तलवारें हैं जो इमरान खान के ऊपर लटक रही हैं, काफ़ी सारी, आधे दर्जन से ज़्यादा तलवारें हैं और बड़ी तेज़ धारी वाली तलवारें हैं। एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है नून लीग के ऊपर भी, पीटीएम पे आप कह लें, वो है नैब के अंदर तरामीम के ऊपर जो बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। और आज उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, हालांकि हम बता दें कि ऑब्जर्वेशंस का मतलब फ़ैसला नहीं होता, और बहरहाल ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा मूड चेक करते हैं किस तरह मुकदमा जा रहा है। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जी नैब कानून का के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, फ़ायदा सिर्फ नैब तरामीम करने वालों को हुआ, ये जस्टिस साहब ने कहा। तरामीम की नीयत ठीक ही ना हो तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं। अगेन जस्टिस जाजुल हसन। नैब तरामीम के बाद करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान यकीनन 100 नंबर नीचे जाएगा। उसके बाद एक मज़ीद जो इसके अंदर एडिशन हुई है कि आज इस बात पे बहस हुई कि फ़ौज को नैब के दायरे इख्तियार में क्यों नहीं है और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ना करने का मतलब ये नहीं कि उनके करप्शन पर कार्रवाई नहीं हो सकती।
Where do you see this case going? मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पहले पूछना चाहता हूँ अबूजर। टेक्निकली सवाल ये है कि एक पार्लियामेंट ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बात भी की, मेरे लिए तो सबसे वो जो मानी खेस जुमला वो ये था जब उन्होंने कहा, जैसे अभी आमिर पढ़ रहे थे, कि अगर नीयत ठीक नहीं है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। नीयत तो बहरहाल अल्लाह ही जानता है। मैक्सिमम कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट रेफर कर सकती है बैक टू द हाउस, सेइंग कि जी ये कानून के अंदर बहुत सी खामियां हैं, इनको आप ठीक कीजिए, कि कानून स्ट्राइक कर सकती है। ये बहुत बड़ा एक प्रेसिडेंट भी होगा कि कानून स्ट्राइक करे एक मुकन्नना का सुप्रीम कोर्ट, बेस्ड ऑन इस बेसिस पे कि इसकी नीयत हमें ठीक नहीं लग रही, जो एक सर्टिफाइबल फैक्ट नहीं है, लीगल फैक्ट नहीं है, एक असेसमेंट है। जरा इसका जरा वाजे कर दें, क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है? जी जी, देखें मालिक साहब, आप जो कह रहे हैं कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट एक कानून स्ट्राइक डाउन कर सकती है, नहीं कर सकती, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कानून तो स्ट्राइक डाउन कर सकती है। किन बेसिस पे कर सकती है, यहाँ पे डिबेट हो सकती है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि बदनीयती की बेसिस पे क्या कानून हो सकता है, नहीं। मेलाफाइडीज कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ लेजिस्लेचर, ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले हमारे। दो बेसिस हैं जिसकी बेसिस पे आप कानून स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। एक तो है लेजिस्लेटिव इनकॉम्पिटेंसी, कि पार्लियामेंट के पास कॉम्पिटेंसी नहीं थी इस इशू पे लॉ बनाने की। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन पे लॉ बना दे पार्लियामेंट, पुलिस पे बना दे, माइंस एंड मिनरल्स पे बना दे, वो नहीं बना सकती क्योंकि वो प्रोविंस का सब्जेक्ट है, कॉम्पिटेंसी नहीं थी, इधर ये इशू अराइज नहीं होगा। दूसरा इशू है कब स्ट्राइक डाउन करेगी, वो ये है कि जब आपके मुल्क के आइन के साथ वो कानून मुतसादिम हो, और वो या तो फंडामेंटल राइट्स के साथ हो जो हमारे प्रोवाइडेड है आइन के अंदर 28 तक आर्टिकल, या फिर बाकी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे मुतसादिम होगा तो कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी, और ये कर चुकी है। आपको याद होगा 2010 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो स्ट्राइक डाउन किया था इस बेसिस पे। एक तो ये आर्टिकल 204 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, और साथ ये पर्सन स्पेसिफिक है कि कुछ खास लोगों को फायदा दे रहा है, इस वजह से आर्टिकल 25 जो डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल है उसको वायलेट कर रहा है। तो पर्सन स्पेसिफिक लॉ अगर बनेगा और वो आर्टिकल 25 में होगा तो उसको स्ट्राइक डाउन होगा। फिर लोकल गवर्नमेंट एक्ट अभी स्ट्राइक डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले, वो सैक्ट एम्प्लॉइज एक्ट भी स्ट्राइक डाउन किया है कि कुछ खास लोगों को फायदा दे रहा है। अगर मैं हूं, इस कानून को मैंने स्ट्राइक डाउन करवाना हो या करना चाहता हूं, तो मेरा आर्गुमेंट ये होगा कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, कुछ खास लोगों को फायदा देने के लिए कानून बनाया गया है, इस वजह से आर्टिकल 25 के साथ मुतसादिम है, इसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन करे। मेरा अबूजर, मैं मालिक से भी ओपिनियन चाहूंगा, बाद में आपसे लीगल ओपिनियन लूंगा कि ये तो बिल्कुल एक प्ली ली जा सकती है कि पर्सन स्पेसिफिक है, ख़ास लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा है और उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो कि कानून बनाने में शामिल हैं। मगर यही एक वाक़या केपी की असम्बली में हुआ है। उन्होंने कानून पास किया है कि इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर केस के अंदर रहे, और उसके बाद अब उन्होंने बना दिया है कानून कि जी उसके अंदर अलाउ कर दिया गया है कि जी अब आइंदा कोई भी वजीर, कोई भी 2008 से लेके टिल पासिंग ऑफ दिस एक्ट कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि इसके अंदर भी 2008 से किया गया है की तरामीम, उसके अंदर भी रेट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने उसकी एप्लीकेशन कर दी है कि वो भी 2008 से लेके आज तक होगा। ये 1999 से है शायद नैब की तरामीम में। जी बिल्कुल, जहाँ जोर चलता है वो अपना कानून बनाता है। अबू सर, आपका ओपिनियन चाह रहा हूँ लीगल के ये सिमिलर केसेस नहीं है। देखें, अगर आप इस चीज पे इसको टारगेट करें कि ये खास लोगों को फायदा हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन का केस बनता है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जिसको चैलेंज करना है वो उसको कर सकता है चैलेंज। बिल्कुल ग्राउंड रेट्रोस्पेक्टिवली किया जा सकता है। कानून क्या कहता है? देखें, कोई रूल, अगर कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है जैसे रूल या रेगुलेशन हो, वो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है तो उसको आप फिर एक्सप्रेसली लिखना पड़ता है प्रियम्बल में कि हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक चीज बताएं, मुझे तो कई चीजें बड़ी मजेदार लगती हैं पाकिस्तान में। मुझे याद है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रजिस्ट्रार साहब को सुप्रीम कोर्ट से मांग लिया कि भैया हमें ज़रा तमाम एक्सपेंसेस और ये करें वो करें, ज़रा डिटेल तो देना तमाम खर्चों की।
उन्होंने इस बेसिस पे इनकार कर दिया कि ये अदलिया की आज़ादी पे हमले के मुतरातिफ है। तो यहाँ तो जिसको अकाउंटेबिलिटी, अगर सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करवाती ऑफ इट्स फाइनेंशियल अफेयर्स, तो फिर क्या वो सुप्रीम कोर्ट का बनता है दूसरों के मामलों में इतना बोलना? देखें, बिल्कुल मालिक साहब अब सही कह रहे हैं। देखिए वो इशू ये है कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है जो एक रिपब्लिक में होता है या एक डेमोक्रेसी में होता है कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे पे चेक रखेगा। यहाँ पे ये है कि हम सब पे चेक रखेंगे लेकिन हम पे कोई चेक ना रखे। ये एक बेसिकली रवैया है, पर्सनल लेवल पे है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है। ये खाली सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है, हर इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। यहाँ पे जो भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का कानून स्ट्राइक डाउन करती है, पार्लियामेंट क्विकली आपने फिर ब्रेक पे जाना है कि ये आगे आपके ज्वाइन करने से पहले हम बहस कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का इम्कान है, तो आया उनको कानून क्या कहता है बेल पॉसिबल है, बेल फौरी मिल सकती है कि या उनको फिलहाल जेल जाना पड़ सकता है? देखिए मतीन साहब, मियां नवाज शरीफ के जो केस में हुआ है, मैंने वो कानून में पहले पढ़ा भी नहीं, कहीं नहीं देखा कि एक कॉन्विक्ट जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स पे मुल्क से बाहर गया और इलाज कराने कभी नहीं हुआ। सो ये बिल्कुल बेनज़ीर चीज़ें हो रही हैं जिस पे मैं कोई लीगल ओपिनियन तो नहीं दे सकता, लेकिन जो कानून है वो ये बताता है कि अगर वो आएंगे तो उनको पहले यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा बिफोर द नैब अथॉरिटीज एंड बिफोर द कोर्ट। दैट मीन्स उनका अरेस्ट होगा, फैक्चुएट होना चाहिए कानूनी तौर पर। अगर वो पहले फाइल करते हैं प्रोटेक्टिव बेल, वो मैंने कभी किसी कॉन्विक्ट को फाइल करते हुए नहीं देखी। वो अक्यूज्ड या अब्सकॉन्डर फाइल करता है जो मुल्जिम होता है। मुजरिम ने कभी नहीं की हमारे मुल्क के कानून। अगर वो मेरा सवाल लेट मी मैं थोड़ा सा इसको और फोकस कर देता हूँ। वो आते हैं, वो आके कोर्ट के अंदर, नैब की कोर्ट में आके दे देते हैं बेल की एप्लीकेशन। क्या कोर्ट के पास ये राइट है कि उनको उसी वक्त बेल दे, ग्रांट कर दे? नहीं मालिक साहब, पहले तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा आपको एयरपोर्ट पे, ठीक है? अगर उनके पास प्रोटेक्टिव बेल नहीं है, हाई कोर्ट पे हो गए, अरेस्ट हो गए, अदालत में आ गए, पहले हाई कोर्ट में ले जाएंगे जहां के वो मफरूर है। नहीं जाएंगे जी, वो हाई कोर्ट पूछोगे, वो अरेस्ट भी हो गए, अदालत में भी चले जाए, क्या अदालत के पास ये रूम है कि वो उनको उसी वक्त बेल दे दे? नहीं देखे, नैब कोर्ट तो होगा नहीं, ये केस जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां पे उनका वो अपील पेंडिंग है, अल अजीजिया वाली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके गए हुए हैं। वहां उनको अपनी अपील डिसाइड करवानी है या अपनी सेंटेंस सस्पेंड करवा सकते हैं, जिसके बाद उनको वो छोड़ सकती है अदालत। अगर सेंटेंस पहली डेट पे सस्पेंड हो जाती है तो विल बी रिलीज्ड जैसे वो सस्पेंड होगी उसी वक्त हो सकती है। सेंटेंस सस्पेंशन इज जस्ट लाइक अ बेल, हो जाएगी सस्पेंड भी। अगर आगे तो फिर सस्पेंड भी हो जाएगी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इसमें ये भी क्वेश्चन देखा जाएगा कि मरियम सफदर और कैप्टन सफदर की बरियत के बाद उनका ये केस जो है गिरफ्तारी का, वो भी कन्विक्शन का, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। इसके अलावा बात करेंगे ब्रेक के बाद कि परवीन रहमान मरहूमा के बाद उनकी बहन को अब बहुत जान को ख़तरा है, उसके मुतालिक बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के ऊपर बढ़ते हुए जराइम के ऊपर तो बात करेंगे, वहाँ दिन दहाड़े डकैतियाँ, चोरियाँ बहुत तादाद बढ़ गई है, पर फ़िलहाल बात करेंगे कि पाकिस्तान की बहुत ही नामवर सोशल एक्टिविस्ट परवीन रहमान, उनको बड़े बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया था। वो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबराह थी और उसके बाद से उनका मुकदमा काफ़ी सालों से ये चल रहा था, गालिबन 10 साल से चल रहा था। अभी हाल ही में सिंध हाई कोर्ट ने उनके जो मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया और जस्टिस के आगा शायद उस गालिबन उस अदालत के जज थे। उसके बाद उससे गवर्नमेंट ने उन मुल्ज़मान को MPO के तहत गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए और उसकी वो वजह ये बता रहे हैं कि 3 वजूहात थी। एक तो ये कि उनको ये एप्लीकेशन मिली उनकी परवीन रहमान की बहन से, जिनका नाम अकीला इस्माइल है, वो अब उनकी जगह पे वो औरंगी प्रोजेक्ट को देखती हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। साथ में औरंगी प्रोजेक्ट के 100 अफराद ने एक एप्लीकेशन दी कि हमारी जान को भी ख़तरा है, क्योंकि जो मुल्ज़मान हैं इनका बताया जाता है कि TTP से भी ताल्लुक़ है, उसके बाद स्वाति ग्रुप से भी है। ये मेरी इत्तलाएं नहीं है, ये
अदालत के अंदर जो पेश की गई स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट और आईबी की रिपोर्ट्स कि उनके मुताबिक ये इस बात का खदशा है कि इनको वो किया जाए, मगर उनकी अदालत ने इस चीज़ को भी खातिर में नहीं अदालत लाई और उनको बरियत उनकी इस चीज़ को भी एमपीओ के तहत गिरफ्तारी को भी उन्होंने बिल्कुल इसको साइड लाइन कर दिया। अभी वहाँ पे कल जो है अदालत के अंदर एक थोड़ी सी एक ऑड सिचुएशन हो गई कि जज साहब ने आईजी सिंध जो है गुलाम नबी मेमन साहब, उनकी काफ़ी सरजनिश की। उनसे ये कहा गया कि जनाब आप अपनी ये क्या ड्यूटियाँ, ज़ाहिर है सिंध पुलिस भी जो है वो थोड़ी सी इस बात पे इस फैसले से नाला थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया का, सोशल मीडिया का और सिविल सोसाइटी का एक प्रेशर था वाकई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक बेईमाना कत्ल था, तो उस पर एक रिएक्शन आ रहा था। मगर उस पर उनको जब आईजी साहब ने वो किया तो जज साहब ने भी बहुत सख्त किस्म के अल्फाज उनके मुतल्लिक कहे कि आपको भरोसा नहीं तो मैं क्या करूं। फिर जो है वहाँ पे काफ़ी तल्ख कलामी हुई। उसके बाद फिर अदालत ने उनको यहाँ तक के कहा कि अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दें, इस तरह की बात भी हुई। फिर अदालत ने कहा कि आप बात चली गई स्वाति साहब के केस पे कि आपने स्वाति साहब का केस जो है वो उसके मुतल्लिक बताएं। उन्होंने कहा जी वो 2-1 दिन बाद है। उन्होंने कहा नहीं मैं आज ही टेकअप करता हूँ, और उन्होंने टेकअप करके कहा कि जनाब कितनी FIR हैं ये बताएं। मैंने आपसे कहा था कि मुझे तफसील दें कि तमाम SHOs को उनको बुलाएं। तो उसके बाद वो उन्होंने कहा जी हमें टाइम चाहिए, और आखिरी इतला ये थी कि कराची से कि सिंध के अंदर तकरीबन 34 FIRs बताई जा रही हैं आखिरी गिनती तक, जो कि वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ हो चुकी भी हैं। तो ये थी मालिक, मैं चाहूँगा आप कोई कमेंट इसके ऊपर करें। बड़ी सीधी सी बात है, जब उनका कत्ल हुआ परवीन बीबी का, तो वो ये एक ब्लैक मेलिंग लैंड माफिया थी जो एक्सटॉर्शन भी करती थी, उन्हीं के ये आगे रेमनेंट्स हैं। हमने तो अभी तक ये देखा है कि कोर्ट्स के जितने फैसले हुए इन मामलात में अभी तक जो हमने देखा है वो हमेशा कवर अप ही होता है, वो सॉर्ट ऑफ मालिक इसको टेकअप करेंगे हम, मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब, अगेन वेलकम अबोर्ड। बस आप एज प्रेसिडेंट मैंने दोबारा गुजारिश करता हूँ ज़रा थोड़ा सा ढीला नरम हाथ रखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, खुदा हाफिज़।